बेटा मैंने टेस्ट के डाउट्स डिस्कस करने के लिए आपसे ये क्लास के लिए बोला था। तो लेट अस गो अप वन आफ्टर द अदर आफ्टर द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गॉट विद मी। तो आई had thought that I'll be recording all the questions beforehand only, but I had to prepare 6 tests today, so I could not get much time. तो मुझे जो बच्चों ने बारी बारी से डाउट्स बताए हैं वो मैं अभी पहले डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद फिर देन वी विल सी समथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन मुझे डाउट की फॉर्म में भेजा था स्टूडेंट्स ने। टू चार्जेस ऑल्दो इट seems easy, I don't think so it there is difficult, but I have to discuss the doubts whatever are given to me. So if you have given any doubts, then we will discuss those. Otherwise, whatever doubts are being given to me, I will discuss those. तो let us start. ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको दिया है there are two charges 9e and 3e. तो e तो इसमें जस्ट सेम नंबर है तो ये लाइक चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके पास लाइक चार्जेस आ गए 9e एंड 3e, और इनके बीच में सेपरेशन आपको दी हुई है r। तो इनके बीच में सेपरेशन आपको दी हुई है स्मॉल r। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो करना है, तो क्या यहाँ पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकती है? तो इसकी फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में और इसकी फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, तो हो सकती है। तो इसकी फील्ड आएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो आपके पास आ जाएगा के और क्यू, और इसको हम एक्स ले लेते हैं। यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको हम एक्स ले लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा ठीक है ना, x माइनस आर, है ना। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, k इंटू थ्री ई अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें से k और e कैंसिल हो गया आपके पास, और ये 3 आ गया। तो ये तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं लग रहा है। तो आपके पास आया 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस आर, यही बना, और अंडर द रूट, है ना, ये पूरा अंडर द रूट आ गया। तो आपके पास x इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस आर, ये बन गया, है ना। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें रूट थ्री माइनस वन इंटू एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी r अपॉन रूट थ्री माइनस वन, है ना। तो 9 ही चार्ज से r अपॉन रूट थ्री माइनस वन, ये कहीं दिया हुआ है। तो 3 4 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 3 4 से तो डिस्टेंस आएगा, वो आएगा r माइनस एक्स। ठीक है। तो r माइनस r अपॉन रूट थ्री माइनस वन, सो दिस बिकम्स रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस वन इंटू आर, है ना। तो ये कहीं दिया हुआ है, कोई ऑप्शन है ये वाली ऑप्शन यही बन जाएगी। ठीक है। वन प्लस रूट थ्री है इसमें, आर अपॉन वन प्लस रूट थ्री। ठीक है। तो कोई कौन सा पार्ट मैच कर रहा है? आर अपॉन रूट थ्री माइनस वन किसी में मैच नहीं कर रहा, नो पार्ट इज मैचिंग। आंसर इसका विच पार्ट इज गिवन? आप बताओ, इतनी जल्दी में तो बता देना चाहिए, टेस्ट की तैयारी के लिए फटाफट तैयार होना चाहिए आपको। अब टाइप चैट चैट करके भेज दो जल्दी से, कौन सा पार्ट मैच कर रहा है इसमें, कोई मैच कर रहा है कि नहीं कोई मैच कर रहा? मेरे पास क्रॉस चेक करने का टाइम नहीं होता ना इसमें। ओहो, ऐसा लगता है। नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी में तो हो जाता है। ठीक है। थ्री आर माइनस एक्स, ये बन जाएगा एक्स अपॉन आर माइनस एक्स। अगर थ्री क्यू से ले डिस्टेंस तो ए पार्ट आएगा आंसर। ए पार्ट आ जाता है ना, बस वो कर लेना बेटा, जो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, दैट कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, थोड़ा सा बता दो जल्दी जल्दी में। ठीक है। वो तो कोई नहीं, डिस्टेंस तो कहीं से भी लो, डिस्टेंस तो कहीं से भी लो, आंसर तो आ जाएगा। अभी मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस कहीं से भी लेने से आंसर आ जाएगा बेटा, दोनों में दोनों वे से आएगा आंसर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे 9 से लिया था ना, इससे भी आ जाएगा। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, के क्यू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इसमें स्पेस बहुत ही कम होती है टैबलेट में, तो ये आपके पास आ जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास ई कैंसिल हो जाएगा और ये थ्री आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लग रहा है, रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर माइनस एक्स। ठीक है। तो ये आपके पास रूट थ्री है, तो अब आपके पास बना रूट थ्री आर इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई रूट थ्री आर अपॉन रूट थ्री प्लस वन। ये आपके पास डिस्टेंस आया ना, एक बार फिर से चेक कर लो। ये एक्स ऊपर चला गया, एक्स अपॉन आर माइनस एक्स, ये आ गया, ये आ जाएगा रूट थ्री आर, रूट थ्री दूसरी तरफ चला गया, यही बनेगा आंसर, है ना, रूट थ्री आर। तो अगर हमें थ्री से डिस्टेंस सर निकाल, हाँ एक बार कर देता हूँ बेटा, रूट थ्री नहीं एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। तो अब आपको डिस्टेंस ये हमारे पास 9 ही से डिस्टेंस आया, थ्री से डिस्टेंस निकालने के लिए, थ्री से डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास आएगा थ्री से आर में से इसको माइनस कर दो। तो आर में से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा आर अपॉन रूट थ्री
+1, ठीक तो आ रहा है, ये ए पार्ट आ तो रहा है 3 से डिस्टेंस, क्योंकि ये तो 9 से डिस्टेंस बना ना, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है इससे 3 से, तो 3 से डिस्टेंस आएगा r-x, तो r में से √3r अपॉन √3+1 को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा √3+1 इंटू आर माइनस √3r अपॉन √3+1, तो √3r कैंसिल हो जाएगा, यही वाला आएगा एग्जैक्टली बेटा, सही है, सही कह रहे हो आप, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्रुव सही कह रहा है, तो बिल्कुल इजी है, तो कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, जिन्होंने पूछा मैंने उनके लिए बता दिया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, जो मुझे बारी बारी से सबने डाउट्स भेजे हैं, मैं तो देखो वही डिस्कस कर लूंगा पहले, उसके बाद फिर आपकी वर्कशीट वाले को भी पिकअप करेंगे बारी बारी से। तो उसके बाद मुझसे किसी ने 12th पूछा है, तो 12th भी मुझे लगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, ये जो आपको मैंने एक लेक्चर भेजा था उसमें दिया था, व्हेन अ रिंग इज चार्ज क्यू हैविंग गैप्स देयर इज अ चार्ज ऑफ, चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसमें, बेसिक कंसेप्ट ये है बेटा, इसमें आप जैसे इसमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा ना फास्ट करना था टेस्ट डिस्कस, बट चलो एनीवे, अब जितनी भी टाइम है हमारे पास हम उसी में कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये जो फिगर है ये अपने आप से सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, आपको कुछ भी इसमें ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे व्यू करो, हम एक रिंग ले लेते हैं बेटा, रिंग, ठीक है, एंड सपोज इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है, सपोज पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन दिस रिंग, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से अ पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द रिंग, तो देन कैपिटल क्यू अपॉन 2πr है ना, अगर कैपिटल क्यू चार्ज है तो ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर रिंग के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मानता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 0, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बिकम 0, एक रिंग के सेंटर के ऊपर, ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है, ठीक है, तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर हम एक स्मॉल सेगमेंट लेते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल सेगमेंट लेते हैं, तो उस स्मॉल सेगमेंट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इतना आ जाएगा, है ना, स्मॉल सेगमेंट के ऊपर जो स्मॉल चार्ज आएगा डी क्यू, वो इतना आ जाएगा लेमडा इंटू डी एल, ठीक है, अगर ये डी एल लेंथ है तो, ठीक है, तो अब अगर आप इसको हटा देते हो, सपोज इस स्मॉल सेगमेंट को हटाकर मैं यहाँ रख देता हूँ, और अब जितनी दूर ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, उतनी दूर यहाँ से डिस्टेंस ले लो आर, तो इस चार्ज की वजह से कितनी फील्ड आएगी इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, तो वो आ जाएगी के इंटू डी क्यू अपॉन जो रेडियस है यहाँ पर, कैपिटल आर ले लो, रेडियस का स्क्वायर, यानी कि इस ये एक पॉइंट चार्ज है, दिस अ पॉइंट चार्ज बिकॉज डी एल इज अ स्मॉल लेंथ, तो अब ये वाला रिंग और ये जो पॉइंट चार्ज है इनकी मिलकर यहाँ पर 0 है, तो इस रिंग की कितनी है यहाँ पर, ठीक है, जो अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज रखते तो पॉइंट चार्ज की इस तरफ होती, तो रिंग की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी इस तरफ, और कितना मैग्नीट्यूड आएगा, इतना ही मैग्नीट्यूड आ जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, अब इसमें कैपिटल आर दिया हुआ है आपको, रेडियस दिया हुआ है, और गैप की लेंथ दी हुई है, ये भी दी हुई है, तो डी क्यू को हम क्या कर देंगे लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू डी एल, डी क्यू को हम कर देंगे लेमडा इंटू डी एल, तो लेमडा दिया हुआ है इसमें बेटा, लेमडा, लेमडा की वैल्यू दी होगी, कैरी द चार्ज, हाँ, तो बस इसमें सारी वैल्यूज दी हुई ना, तो कैपिटल क्यू अपॉन 2πr तो निकाल सकते हैं इसमें हम, तो कैपिटल के की वैल्यू है, सॉरी स्मॉल के की वैल्यू है 1/4πε0, लेमडा कितना है कैपिटल क्यू अपॉन 2πr, ठीक है, और यहाँ पे डीएल लेंथ आपको दी हुई है और ये आर, तो इसमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आया था, ये आंसर मैच नहीं कर रहा था बेटा, निश्चित आपने पूछा था ना, हिट नहीं कर रहा था, किसने आंसर निकाला बेटा इसका, ठीक है, आंसर वाज नॉट मैचिंग, मेथड यही यूज किया था आपने, मेथड यही यूज किया था, ओके ठीक है, फिर एक बार आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है, आपको बस ये मतलब आंसर, फिर उसके बाद मैं भी चेक कर लूंगा एक बार क्रॉस चेक, मैंने ये पहले करना चाहता था बैकग्राउंड वर्क, बट समहाउ आई डिड नॉट गेट टाइम बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ टेस्ट टुडे, ठीक है, तो कुछ टाइम नहीं मिला, ठीक है, चलो एनीवे हम आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे कर लेते हैं, तो देखना बेटा इंसर्ट नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, ठीक है ना, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये कितने लोगों ने कर लिया इसको सॉल्व, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस, इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा,
कुछ ने तो किया होगा। Who has done बेटा दिस क्वेश्चन? कर लिया किसी ने? किया यस या नो? नहीं किया? देखना टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, देखो हाँ, तो आंसर वाज नॉट मैचिंग। ओके, इसमें देखो क्या कंसेप्ट है, जब आपको डाइपोल की डाइपोल मोमेंट दी हुई है, जैसे आपको यहाँ पे P और 64P दिया हुआ है ना, आपको Q माइनस Q ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक डाइपोल P, और यहाँ पे हम ले लेंगे एक डाइपोल 64P। यहाँ पे हम एक ले लेंगे डाइपोल, ये पॉइंट डाइपोल्स है, पॉइंट डाइपोल्स। और इसमें क्या है, दे आर प्लेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मान लो इसको हमने अगर ऐसे रख दिया, तो इसको हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एट अ डिस्टेंस ऑफ 25, तो आपको दिया हुआ है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है पॉइंट डाइपोल्स, ये जो पॉइंट है यहाँ पर है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये मानकर चलना है। 25 सेंटीमीटर ले लो या 25/100 मीटर्स ले लो, एक ही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट अ पॉइंट बिटवीन द डाइपोल्स। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे जीरो होगी। तो यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो ये इसकी एक्सिस है और इसकी भी एक्सिस, तो ये कोएक्सियल बन गए। कोएक्सियल मींस कॉमन एक्सिस, को मींस कॉमन। तो डाइपोल्स हैव अ कॉमन एक्सिस, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी और इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लेते हैं पॉइंट डाइपोल्स के लिए, है ना। पॉइंट डाइपोल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम ले लेते हैं, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है बेटा सेम डायरेक्शन, और क्या लिखते हैं यहाँ पर ऊपर, वहां तो आता है -P, है ना, यहाँ पे आता है इसमें आ जाएगा आपके पास 4πε0r³ है ना, और ऊपर -P आता है, यहाँ पे आता है x। x तो नीचे से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2, है ना, ये बचा। ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लेना है आपको, ठीक है। तो इसका भी यही फॉर्मूला है, 2p/4πε0x³। इस डिस्टेंस को x अगर मान ले तो, ठीक है। तो बाकी x सेंटीमीटर्स मान लो, तो दूसरे का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 64p/4πε0, और उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 25 - x का होल क्यूब। ये हो गया। अब क्योंकि पॉइंट डाइपोल की इनकी फील्ड्स बैलेंस करें ना, इसकी फील्ड इस तरफ आएगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करना है आपको। तो अब p तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, ठीक है ना, और इस तरफ भी 2 का फैक्टर आएगा, है ना, 2p, क्योंकि मैग्नीट्यूड के अंदर फॉर्मूला ये आएगा, ठीक है ना। ये 2 तो दोनों तरफ से कैंसिल हुआ और p भी दोनों तरफ से कैंसिल हुआ। अब टेकिंग द स्क्वायर रूट्स करने के बाद 4πε0 भी कैंसिल हुआ। टेकिंग द स्क्वायर क्यूब रूट्स करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 5x = 25, तो x = 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम p कितना आया 5 सेंटीमीटर, तो इसका तो आंसर मैच कर रहा है। तो ये पॉइंट डाइपोल का फॉर्मूला, इसमें हमने ये वाली अप्रोक्सीमेशन लगा दी, x इज मच मच लार्जर देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल, है ना, ऐसे ले लेते हैं। वो आपको मालूम है, मैंने बताया था, है ना। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको याद है बेटा, एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये था जो आपके पास था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ट्वाइस, अगर हम x डिस्टेंस पे फाइंड करें, इसको x ही ले लो, यहाँ पे हमने x ही लिया फिर बाद में, ट्वाइस x p वेक्टर अपॉन 4πε0, तो x² - a² का होल स्क्वायर, वेयर a इज दी हाफ लेंथ ऑफ द डाइपोल। और मेन पॉइंट क्या है कि ये वेक्टर फॉर्म में है, तो मतलब जिस डायरेक्शन में p वेक्टर है, e वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में आएगा। तो इस डाइपोल की फील्ड तो इस तरफ आएगी और इस डाइपोल की फील्ड इस तरफ आएगी, दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वलाइज करना है। इसको हम पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। पॉइंट डाइपोल इज सपोज टू हैव नो सबस्ट्रक्चर, पॉइंट डाइपोल इज सपोज टू हैव नो सबस्ट्रक्चर, देयर आर नो चार्जेस टू बी सीन इनसाइड ऑफ इट, उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं दिखेंगे, ठीक है। आज कम स्टूडेंट्स क्यों है, लोगों को मिसकम्युनिकेशन थी क्या क्लास के बारे में, या लोग कह रहे हैं कि हमारे को डाउट्स नहीं चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा तो कुछ नहीं है, डाउट्स तो actually what happens is people compare with other teachers that they are teaching so much and they are just making काम चलाओ काम, so I should also do काम चलाओ काम, ऐसे फिर काम नहीं चलता है ना। हम तो अपने तरीके से चलेंगे ही चलेंगे, जो हमारा पैटर्न है काम करने का। वी डोंट कंपेयर कि दूसरे लोग कितना कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बेटा। तो आपको अपना काम करना चाहिए, नहीं करोगे तो फिर बाद में अचानक से ही फंस जाएंगे। चलो एनीवे, आई थिंक ये 16 था, ये हमने कर दिया, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले मैं ये सारे करा लेता हूँ फिर हम आगे चलेंगे। इसमें देखना बेटा ये क्या है,
और ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे डिस्कशन है। तो इसको देखो बेटा, आप इसमें क्या दिया हुआ है आपको, है ना। तो आई थिंक दिस शुड बी इजी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे तो लगा ये फिर भी इजी है, बट चलो, आई कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन अर्लियर, आई वांटेड टू। द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस d, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो ये यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन को ऐसे थ्रो किया। तो बेटा ये क्लियर है कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे हम एक इनफाइनाइट प्लेन मान लो ये जो आपका ये y एक्सिस है ना, तो ये z एक्सिस है। तो जो xz प्लेन है वो एक इनफाइनाइट प्लेन है, ये दिख रहा है आपको xz प्लेन, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना। सपोज होल ऑफ दिस प्लेन इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है बस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइड, ये तो फोर्स लगी, फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल गिव यू एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएगी लगातार, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया बेसिकली, है ना। तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड है u, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का मैग्नीट्यूड कितना है, ये 0 है। ये दिया हुआ है 0 के इस तरफ इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, शुरू में। तो ये ग्रेविटी की तरह से है ना, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जिसको लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इट स्ट्राइक्स अ प्लेट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस l, तो ये l डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो उतने ही टाइम में अगर हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को यूज करें, एक बार बेटा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को x एक्सिस के अलोंग यूज करो, है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास आया एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ 0 टाइम से यहाँ तक आने में जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो हुआ एल, और यू एक्स कितना है यू, मान लो टी टाइम में, ठीक है। अब ये इक्वेशन अगर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लिखेंगे तो यू वाई कितना है 0, और एस वाई कितना है, एस वाई है बेटा आपके पास डी, है ना। तो डी इज इक्वल टू यू वाई 0 है, इस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये आएगा हाफ ए कितना है बेटा, ये एक्सेलेरेशन है ना। तो ये ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर। तो हमें टी को यहाँ से एलिमिनेट करना है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखनी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी लिखी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनफाइनाइट प्लेन की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कंडक्टिंग तो नहीं दिया हुआ, कंडक्टिंग दिया हुआ है ना। तो ये कंडक्टिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को मे बी 2 लगा कर करेंगे, ठीक है, वो है ना क्लियर नहीं होता इनको, तो 2 लगाया या नहीं लगाया, है ना, 2 लगा के नहीं करेंगे रादर, है ना। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 लगा कर देंगे ये लोग, ठीक है। तो हम फिर उसके बाद चेक करेंगे कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो ये ना लोगों को माइंड में कंफ्यूजन है, अगर प्लेट दिया हुआ है तो प्लेट की थिकनेस जरूर होगी, है ना, और फिर उसके 2 सर्फेसेस आएंगे, फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन कंडक्टिंग प्लेन दिया हुआ है तो प्लेन में 2 सर्फेसेस नहीं आने चाहिए फिर भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आनी चाहिए उसकी, लेकिन फिर भी लोग उसके अंदर वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये इसके बारे में ना लोगों को माइंड में कंफ्यूजन है, और वो अपना कंफ्यूजन दूसरे लोगों के दिमाग में भी भर देते हैं। तो ये 1/2 ई, कैपिटल ई मैं नहीं लिख रहा हूँ बेटा, इसको मैं अभी लिख रहा हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, फिर आंसर जिससे भी मैच करेगा आपका, और ये एल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब इसमें आप देख लो कि सिग्मा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सिग्मा की वैल्यू आनी चाहिए 2m d एप्सिलॉन 0 यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल ई एल स्क्वायर। ये किसी के साथ मैच कर रहा है बेटा, इसके साथ तो मैच कर रहा है ना। और कहीं पे ऐसा ही कोई और रिजल्ट भी है जिसमें 2 का फैक्टर, अगर हम 2 का फैक्टर यहाँ पर लगा सकते हैं तो एक और लगा सकते हैं ना। तो इनमें से यही सबसे अच्छा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। या तो 4 वाला आंसर आएगा या 2 वाला आएगा, दोनों में से एक ही आ सकता है, तो ए पार्ट ध्रुव वगैरह है, ठीक है। चलो अब आ जाए, कोई नहीं बेटा, आंसर मैच करेंगे सभी, ठीक है। ये हो गया ना, अभी इसके अंदर और ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। आई थिंक सो दैट यू शुड बी एबल टू डू देम वेरी इजीली। ये अब आगे कर लो, इसमें एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन इज गिवन बाय, इन स्पेस इज गिवन बाय। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का के कंपोनेंट है ही नहीं, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। आप ये देख रहे हो बेटा, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होती है ये वाली ऑब्जर्वेशन, जब हम फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो मान लो मैंने अभी एक्स वाई एक्सिस बना दी ऐसे, ये मान लो एक्स वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस तो मैं यहाँ बना ही नहीं सकता, मुझे आउट ऑफ द प्लेन आना है, लेकिन चलो मैं जेड एक्सिस को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये जेड एक्सिस। तो अगर मान लो मैं एक एरिया एक्स वाई प्लेन में लेता हूँ,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कोई भी इस पॉइंट के ऊपर नहीं, यहाँ पे आपने ds वेक्टर लिया, ये ds वेक्टर है, तो ds वेक्टर किस तरफ आएगा, z एक्सिस के अलॉन्ग, ये ds k कैप आ गया है ना। ds k कैप मींस ds वेक्टर को हम ऐसे लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मान लो ये हम ds वेक्टर को k कैप के अलॉन्ग लेते हैं, चाहे उसको हम ds k कैप लिखें या ds वेक्टर लिखें, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, चाहे वो ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो ऐसे है, चाहे वो ऐसे है, लेकिन वो एक्स वाई प्लेन में ही आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई जेड कंपोनेंट नहीं है। ठीक है। तब इस ब्लू वाले एरिया के ऊपर तो फ्लक्स जीरो आ जाएगा। लेकिन अब आपका जो ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, ये ब्लू एरिया नहीं है, ये कौन सा एरिया आप देखो, ये सॉरी ये एक्स वाई प्लेन में एरिया नहीं है, कौन से प्लेन में एरिया दिया हुआ है, वाई जेड प्लेन में। मैं जानबूझ के आपको बता रहा था वो वाला केस। तो अब आपका जो एरिया है वो इधर है, यहाँ पे एरिया, ये एरिया बेटा। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इस एरिया के एरिया वेक्टर तो आएगी, कैपिटल एस वेक्टर तो आएगी, मैग्नीट्यूड 1 मीटर स्क्वायर इंटू डायरेक्शन आई कैप, ये तो कैपिटल एस वेक्टर आ गया, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। देखो कैसे पता चलेगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कौन बताएगा हमें, कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। If you have listened to the lectures nicely, you will come to know that when we write the electric field like this, then it will become uniform. Why this electric field is uniform? What is the reason for that? कौन बताएगा? Because this equation represents a uniform electric field because, बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, हाँ इट इज नॉट वेरिंग विद टाइम, नहीं वेरिंग विद टाइम नहीं बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टाइम वेरिएशन तो आता नहीं, इट इज नॉट इवन, इट इज यूनिफॉर्म इन स्पेस। ठीक है। टाइम की वेरिएशन की तो बात ही नहीं कर रहे। इट इज नॉट वेरिंग विद पोजीशन कोऑर्डिनेट। अगर मैं यहाँ पे 5x लिख देता और यहाँ पे 2x लिख देता, या यहाँ पे 5xy लिख देता, 2xz लिख देता, तो देन दैट इवन एट वन टाइम, इवन एट वन टाइम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। एक समय पे भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह से दूसरी जगह चेंज करेगी, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इन स्पेस है, मतलब ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ, पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ चेंज नहीं कर रही। मतलब यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितनी यहाँ पर है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है, जितनी यहाँ पर है, तो हर जगह पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो उससे क्या होता है कि जब हम फ्लक्स निकालेंगे इस एरिया के ऊपर 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इन स्पेस है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और सिग्मा डीएस वेक्टर कितना आ जाएगा, ये कैपिटल एस वेक्टर, समझ में आपको, तो सिग्मा डीएस वेक्टर सिर्फ कैपिटल एस वेक्टर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये एसआई यूनिट्स में है, और एरिया को भी हमने एसआई यूनिट्स में 1 मीटर स्क्वायर था ना, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप के अलॉन्ग। तो आपने ई डॉट एस लेना है, बस आपको ये डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर, 5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, 5 एसआई यूनिट्स, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। ठीक है। तो इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये सुनना चाहिए ना आपको। अपने आप से कहाँ कितनी किताबें पढ़ोगे आप, है ना, और कैसे कहाँ कहाँ से फाइंड आउट करोगे। टीचर्स का काम ही यही होता है, तो ये तो आपको टीचर्स को डाउट देके उनको काम दे दो और अपना पूछते रहो, और आपकी डेफिनेटली थिंकिंग इंप्रूव होगी। आई डोंट नो व्हाई पीपल स्किप द क्लास, वेदर दे वांट दैट दे शुड बी स्पून फेड। ये तो क्लियर ही है कि हमको जो क्लास है वो तो करनी है। मैसेज हुआ होगा आपको क्लासेस का। लोग बाग ये एक्सक्यूज देना चाह रहे हैं ना, हमें तो पता ही नहीं था सर क्लास है, ओ हो, अब तो बोर ही हो गए होगे सर, है ना। तो कोई बात नहीं, देखना बेटा, हम तो बोर क्यों होंगे, हम तो सुबह से काम कर रहे हैं, भूत बना हुआ है, काम कर करके दाढ़ी भी नहीं बनाई है, इतने दिन हो गए 6 टेस्ट बनाए। आज मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे लल्लू फल्लू टेस्ट। आप कहोगे कि सर ये तो हमें ही बनाने देते हैं, आप अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, लेकिन बनाने पड़ते हैं, अभी क्या करें। बच्चों ग्रो कैसे होंगे, बच्चों की ग्रोथ के लिए उनको हर क्लास में अलग अलग टेस्ट देने पड़ते हैं। लो बेटा देखना, अब ये मे भी मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, लेकिन चलो एक बार चेक कर लेते हैं कैसा क्वेश्चन है ना। ये सारे तो जल्दी जल्दी हो गए हमारे, ठीक है। तो देखना थोड़ा सा मैं अगर इसको ऐसे स्क्वीज कर दूं, तो अब आपके पास बेटा ये ऐसे आ जाएगा, है ना, ये इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। देखना बेटा इसमें क्या दिया हुआ आपको, तो किसने किया बेटा, ये यस लिख के भेजना, हो गया होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो देखने में मुश्किल लगती हैं कई बार चीजें, पर वैसे नहीं होती हैं। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये वाली फिगर है बेटा, पहले वाली इसकी, है ना।
अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई, मैंने पढ़ा नहीं है इसको पहले ना, मैंने बस क्वेश्चंस निकाल लिए, फोटोग्राफ्स निकालनी है, दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट आई डिड बिफोर आई स्टार्टेड दिस क्लास, बिकॉज हाफ एन आवर होता तो मैं सारे सॉल्व करके ही रखता पहले से, ठीक है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट इन अ रीजन, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द रीजन विद अ स्पीड v as shown in figure 9। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे से एंटर कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है ऐसे, है ना, विद अ स्पीड v, ऐसे दिया बेटा, v स्पीड से एंटर कर रहा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट शायद दिए हुए आपको a,0, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए इस पॉइंट के, ठीक है। अब आपको दिया है, किसने भी नहीं किया बेटा ये क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू हु हैज डन दिस, यस लिख के भेजो, नहीं किया, देखना, an electron enters a point at a point a with a speed v, it moves through the electric field and reaches the point b, ठीक है। तो velocity of particle at b is 2v at 30 degrees with the x axis, तो velocity कितनी है बेटा, velocity of particle at b is 2v, ठीक है, at 30 degrees with the x axis, then तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हमें दी नहीं हुई है, हाँ यूनिफॉर्म दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, तो इट मूव्स थ्रू द यूनिफॉर्म, तो कुछ रीजनिंग करनी पड़ेगी आपको, है ना, ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, a uniform electric field of strength E exists, an electron enters at the point A with the velocity v as shown, it moves through the electric field and reaches at point P. But just give me 2 minutes, I'll come in 2 minutes, something is distracting me, just wait. ओके बेटा, देखना, तो अब इसमें हमको ये रीजनिंग करनी पड़ेगी कि ए और बी करेक्ट है ना, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के अलोंग दी हुई है ना, तो पहले हम इसमें देख लेते हैं, देखना आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई कैप के अलोंग है ना, तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एन इलेक्ट्रॉन, तो आप देखो ये तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पक्का है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई, पहले तो इस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं थी, along x axis there was no velocity earlier on, ठीक है, तो मतलब x component of electric field तो पक्का आएगा, x component of electric field तो पक्का आएगा, y component आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे velocity का y component है 2v sin 30 degrees, है ना, तो ये कितना बन जाएगा, v सेम बन गया, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकेंड, ठीक है, लेट मी जस्ट, हाँ ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी है उसका y कंपोनेंट अगर होता, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज तो करनी चाहिए थी ना यहाँ से यहाँ तक, तो y कंपोनेंट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो अब आप इसमें से निकाल लो कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, बोली तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, तो वो आती है डेल्टा x, है ना, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 2a, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है a, तो x एक्सिस के अलोंग तो डिस्प्लेसमेंट हो गई a, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट हुई बेटा, y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गई कितनी, ये d दिया है ना डिस्टेंस, तो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गई d, तो y एक्सिस के अलोंग तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी चल रही है, मान लो t टाइम लगा, ठीक है, तो अब यहां से लेके यहां तक जाने में, अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में अगर यूज करूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इलेक्ट्रॉन है तो E टाइम्स कैपिटल E अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू टी का स्क्वायर, ठीक है, तो अगर मैं यहां से लेके E की वैल्यू निकालूं तो यहां से T कितना आ जाएगा, यहाँ से T आ जाएगा आपके पास, ये A एक्सेलेरेशन नहीं है, A डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस है, तो ये आएगा, अब क्योंकि हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये 2m को इधर लिख देते हैं, 2m A
अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें निकालनी है, यहाँ पे टी का स्क्वायर आएगा, तो टी कितना है डी अपॉन वी, तो ये वी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो ये इससे मैच कर रहा है क्या? ये तो मैच नहीं कर रहा है ना, ठीक है, ये तो मैच नहीं कर रहा। सेकंड देखना बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या मैच कर रहा है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो ये रेट ऑफ डूइंग वर्क किस टाइम पे ये पूछा नहीं है ना, तो देख लेते हैं फोर्स कितनी आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आ जाएगी इतनी 2ma d², यहीं पे ले लेते हैं, है ना, इसी पॉइंट के ऊपर एफ डॉट वी लोगे तो फोर्स कितनी है? फोर्स है ये, इतनी फोर्स है ई टाइम्स कैपिटल ई, तो आपके पास आ गया एफ वेक्टर वी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो फोर्स तो लगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रही है, तो वो आ जाएगी आपके पास 2ma d² अपॉन वी स्क्वायर इंटू, अब वेलोसिटी का ये जो वेलोसिटी का इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी के बीच में वेलोसिटी है 2v, ठीक है ना, 2v इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्रीज, है ना, कॉस 60 डिग्रीज कितना हो जाएगा √3/2। तो ये वाला पार्ट मैच कर जाएगा आपका, √3/2 नहीं करेगा, है ना, तो ये भी नहीं मैच करेगा, तो दोनों रॉन्ग आ रहे हैं क्या? एक बार चेक कर लेते हैं एफ डॉट वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आपके पास आई एफ वी कॉस ऑफ थीटा, तो फोर्स आ रही है आपके पास, वेलोसिटी है 2v, और कॉस ऑफ 30 डिग्रीज, √3/2, है ना, और √3 तो आ ही रहा है इसमें, तो फोर्स कितनी आ रही है? फोर्स आपके पास आ रही है 2ma, मुझे लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ ठीक होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो ये आपके पास √3 नहीं आ रहा है, ए और बी दो बोथ रॉन्ग आ रहे हैं। आंसर की में कुछ और दिया हुआ है, आंसर की में डी पार्ट नहीं दिया हुआ, ए पार्ट दिया हुआ है आंसर की में। तो फिर हमने कुछ गलती की है क्या इसमें? देखना आप एक बार, कैलकुलेशन तो सब सही लग रही है ना, आप ही देखो, मेथड तो हमने सही लगाया है, सही लगाया कि नहीं, आप देखो कैलकुलेशन पार्ट में गलती है तो आप मुझे बता दो, एक बार चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड फिर से कर देते हैं इसको, आना तो सही चाहिए। मुझे लग रहा है इसमें से कोई ना कोई मैच करना चाहिए, क्योंकि पहले किए हुए ना क्वेश्चन। एक बार देखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ पॉइंट ए, ये a,0 है। एक बार इमेज फिर से देख लें क्या इसकी, सही होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, चलो पता नहीं कहाँ गया, एक बार बेटा, इसी में अगर एक बार इसमें कंप्यूटर में ये अटक जाए ना सिस्टम, तो फिर आपको ये नहीं पता स्क्रीन के ऊपर आपकी कौन सी चीज बंद हो जाएगी। ये इस पे प्रॉब्लम है लैपटॉप में ना पढ़ाने में। सही होगी ना प्रॉब्लम, तो ये तो a,0 ही होगा, मैं ये टेस्ट निकाल कर देख रहा था पर मुझे दिख नहीं पाया। इसमें सारी बहुत सारी विंडोज एक साथ खुल जाती है ना, वो 5-6 विंडोज में पता नहीं चलता किसका क्रॉस कब दब जाए। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आया 2v sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2, तो ये तो चेंज नहीं हुआ, तो y कंपोनेंट नहीं होगा 2v, और x कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन 2v, ये तो आएगा ही आएगा, है ना। तो आपने लिखा x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गई a, तो a इज इक्वल टू हाफ फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम का स्क्वायर, यही है ना डिस्प्लेसमेंट। तो और y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट आ गई एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये वी टी आ जाएगा। तो अब आपके पास ये तो सही आ रहा है, तो इसमें आ जाना चाहिए इसमें आंसर कुछ ना कुछ, तो t इज इक्वल टू डी अपॉन वी। इसमें 3/2 कैसे आ जाएगा? 3/2 आने का तो कोई चांस लग नहीं रहा है ना। कोई ना कोई की पॉइंट है जो मिस हो रहा है।
मुझे लग रहा है इनका आंसर सही होना चाहिए, मैं ही मिस कर रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने आर्ग्यू कर दिया। एक ही जगह पे हम गलती कर सकते हैं कि जो y एक्सिस के अलोंग फील्ड है उसको हमने जीरो मान लिया, तो y एक्सिस के अलोंग फील्ड को जीरो मानना ये सही है। तो एक बार वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, कोई और ऑप्शन तो नहीं आती है ना, तभी गलती हो सकती है। 3/2 आ रहा है, कैसे आ रहा है बेटा, देखना कहाँ आ रहा है, इसमें से 3/2 आ रहा है, थर्ड इक्वेशन से तो कर देंगे, ठीक है वो कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी तो आना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कॉमन है तो इसमें इन्होंने 3 MV और EA इसी की टर्म्स में दिया ना, तो इससे भी तो डी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया इन्होंने, अच्छा डी इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, ठीक है, हमने अभी डी की टर्म्स में निकाला ना सारा आंसर, ठीक है फिर ठीक है सही आ जाएगा। मैं वही ट्राई कर रहा था अभी, कुछ और ही ना, मैंने ऑप्शंस देखी नहीं है, तो इसमें एक सेकेंड, ठीक है तो ठीक है, अब ये वाली क्वेश्चन को यूज करके आप कह रहे हो आ जाएगा, ठीक है ना, वो उसमें कुछ और होता ही नहीं है। ये अब आपके पास, इसको y एक्सिस के अलोंग यूज कर लो और इसको फिर x एक्सिस के अलोंग भी, vy कितना आएगा बेटा, vy तो बाद में भी उतना ही है, x के अलोंग भी उतना ही है, तो vx के अलोंग करेंगे तो हमारे पास आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना है d, बना लोगे या मैं ही बनाऊं, बन जाएगा है ना कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है कर देते हैं, देखना एक बार थोड़ा सा स्पेस अगर लें तो, क्योंकि इसमें d नहीं है, d को एलिमिनेट किया हुआ है इन्होंने, तो अगर इसमें से हम करें, रेट ऑफ डूइंग वर्क तो ये आ ही नहीं रहा, वो तो हमने चेक कर लिया, हाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क एट बी इन्होंने निकाला है ना, तो ये मैंने सोचा बी नहीं लिखा हुआ, फिर तो इसका मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क कांस्टेंट आएगा, है ना, वो कांस्टेंट आएगा नहीं, मैंने तो वैसे ही निकाल लिया था, तो डी, ये तो इक्वेशन सही है, बन जाते हैं इनमें, डी इज इक्वल टू वी इंटू टी, ए इज इक्वल टू हाफ ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू, यहाँ से टी की वैल्यू डी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बन जाएगी, ई अपॉन एम, ए इज इक्वल टू हाफ ई एम अपॉन, ये सब सही है ना, तो अब आपको निकालनी है ई की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 2 MV स्क्वायर इंटू ए अपॉन में स्मॉल ई इंटू डी स्क्वायर, स्मॉल ई इंटू डी स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है, और नेगेटिव आई कैप तो आ ही जाएगा क्योंकि इस तरफ वेलोसिटी आ रही है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें MV स्क्वायर ऊपर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें ए ऊपर नहीं है ना, और ये डी स्क्वायर भी नहीं है, तो इनको हटाना पड़ेगा, तो इसी को हटाने के लिए हम ये और कुछ यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसको अगर हम x एक्सिस के अलोंग अप्लाई करेंगे तो आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, हाँ यहाँ पे ना इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है वो आएगी 2v cos ऑफ 30 डिग्रीज, है ना, तो 2√3v आ जाएगी, √3v ऐसे ही करें ना, तो ये √3v को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस के अलोंग, ये आपके पास ये एक्सेलेशन है ना, तो एक्सेलेशन के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, तो बन जाएगा ये तो, है ना, अब तो ये बन ही जाएगा, ये 3v स्क्वायर आ गया और u कितना है 0, और एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस आ गया कैपिटल E अपॉन m, और डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास a, तो यहीं से डायरेक्टली आ जाएगा ना, तो ये आपके पास 3mv स्क्वायर बन जाएगा, 2 स्मॉल e इंटू ए, यही वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको टाइम वाले की। चलो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूछ रहे हो आप मुझसे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ बेटा देखो ऐसा होता है ना, ये तो आ गया, सबको आ गया होगा समझ में कैसे आया, ठीक है, देखो इसके अंदर एक ही फोर्स वर्क कर रही है ना, इस प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रही है, तो फॉर्मूला होता है नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा हाफ m 4v स्क्वायर माइनस हाफ m 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, है ना, तो v स्क्वायर, तो आपके पास बन जाएगा 3/2 mv स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है, 3/2 mv स्क्वायर, तो अब इसमें इसकी डायमेंशन मैच करेंगे क्या, है ना, वर्क डन के साथ, रेट ऑफ वर्क डन निकालना है आपको, है ना, तो ये तो वर्क डन आया, है ना, तो वर्क डन, लेकिन ये तो टोटल वर्क डन आ गया 3/2 mv स्क्वायर,
ठीक है, हमें निकालना है रेट ऑफ वर्क डन होता है पार, है ना, और पार होता है एफ डॉट वी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, या फिर आप इसका डेरिवेटिव लो, ठीक है, तो डेरिवेटिव लेने में फिर ये नहीं यूज हो सकता फॉर्मूला, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता डेरिवेटिव लेने में, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, तो उसके लिए आपको यही यूज करना पड़ेगा, यही वाला रिजल्ट, बिकॉज दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क के लिए एफ डॉट वी करना पड़ेगा, आ गया होगा समझ में, ठीक है, ये तो एक एवरेज फॉर्मूला है जो दो पॉइंट्स के बीच में यूज होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यूज हो रहा है, ठीक है, चलो खैर ठीक है, और कोई डाउट है क्या किस, ठीक है, इसमें से नहीं होगा, ठीक है, आई थिंक एक क्वेश्चन और बचा आप लोगों का, वो मैं दिखाता हूँ कौन सा है, एक सेकेंड, मैंने पढ़ा था, तो ये है ना बेटा 27 हमने किया, 28 है ना, 28 ये वाला है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, है ना, इसको एक बार देखना चाहिए, तो ये मुझे काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है, किसी ने किया नहीं होगा ये, है ना, और ये वैसे ग्रेविटेशन के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है, और आप जो अभी पढ़ रहे हो उसके हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या दिया है इस क्वेश्चन में, एक बार बेटा थोड़ा सा मैं जगह स्पेस क्रिएट कर लूँ, आप ठीक है, देखना बेटा, अब इसमें आपके पास आ जाएगा, इसमें दिया है कि फिगर 10 में एक तो ये क्यू चार्ज फिक्स्ड है ना, और ये 2q है, तो इन्होंने स्ट्रेस किया हुआ प्लस प्लस लगाने का मतलब आप बल देकर कह रहे हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस ही हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो जब q यहाँ पर है और 2q यहाँ पर है, तो q 2q के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा, और इस वेलोसिटी के दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा इस पार्ट डायरेक्शन में, और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, जो इस तरफ वाला कंपोनेंट आया v cos 30 डिग्रीज, v cos 30 डिग्रीज इज v रूट 3/2, है ना, और v sin 30 डिग्रीज इज v/2, है ना, तो ये खत्म हो गई। अब आप इसी में देखो कि ये वाली जो फोर्स है रेड वाली वेक्टर, ये इस वेलोसिटी को कुछ नहीं कहेगी, इस वेलोसिटी को के अंदर एक्सेलेरेशन नहीं प्रोड्यूस होगी इस फोर्स वेक्टर की वजह से, ठीक है, सिर्फ इस वेलोसिटी के अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी, है ना, ये, तो अब थोड़ी देर के बाद विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको, लो अब ठीक है तुषार, ध्रुव, ठीक है, चलो एनीवे देखना बेटा, तो अब ये क्या है कि मैं यही डिस्कशन कर रहा था कि अगर आप इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो अब वेलोसिटी तो खत्म हो गई यहाँ से, तो है ना, जो फोर्स लग रही है वो इस मोमेंट पे तो ऐसे लग रही है, तो ये वाली फोर्स इस वेलोसिटी को तो चेंज कर सकती है, इस वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना, इस फोर्स की वजह से, तो ये कंसेप्ट है, थोड़ी देर के बाद आपको मालूम नहीं है कौन से पाथ में मूव कर रहा है, ऐसे ही नहीं मानो पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ तो कांस्टेंट फोर्स के केस में ही आएगा, यहाँ पे पाथ पैराबोलिक नहीं आएगा बॉडी का, है ना, इसको तो फिक्स्ड मानना है, देखो दिया हुआ है इन्होंने फिक्स्ड, somehow fixed, ठीक है, तो this charge can't move in a parabolic path because parabolic path implies a constant force and a constant force implies a parabolic path, so because force will not be constant, distance is changing between the two charges and no other force is acting, so it cannot be a constant magnitude of force or constant force, ठीक है, तो अब ये चार्ज जैसे भी पाथ में मूव करके आपको बताना है सबसे करीब जब ये आएगा, सबसे क्लोजेस्ट, तो मान लो यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट आया, इसके बाद और क्लोज क्यों नहीं आएगा, अगर मान लो ये क्लोजेस्ट पोजीशन है तो इसके बाद और क्लोज क्यों नहीं आएगा, इस पोजीशन के बाद, इनिशियल पोजीशन के बाद ये क्लोज क्यों जा रहा है, क्योंकि इस वेलोसिटी का, कुछ कंपोनेंट, क्योंकि इस वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट इस तरफ है, समझ नहीं आया बेटा, पहले डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में r, है ना, ये वाला डिस्टेंस, तो ये और पास क्यों आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी हैड अ कंपोनेंट टुवर्ड्स प्लस q, ये तो कांस्टेंट फिक्स्ड है, अगर आप इसके फ्रेम से देख रहे हो q के फ्रेम से, तो इसको लग रहा है कि ये मेरे पास आ रहा है इस वेलोसिटी की वजह से, लेकिन पास आते 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 एक ऐसी पोजीशन आएगी जब इसको लगेगा कि ये अब और पास आना बंद हो गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स दिस चार्ज जीरो हो गई, समझ में आ रहा है आपको, when the velocity of 2q small 2q charge, the velocity of 2 small q charge towards the capital Q charge becomes zero, at that moment that will be the distance of coming closest, suppose small d, so that is the smallest distance or minimum separation between the two charges, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो वेलोसिटी एट c है इट इज 1/√3 टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन व्हिच इज v, ठीक है,
ये इन्होंने गिवन दिया हुआ है। तो अब आपको ये तो पता चल गया ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ सकती है, इस तरफ तो कहीं नहीं आएगी, है ना, सारी इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी ये वेलोसिटी ऐसे, क्योंकि किसी भी मोमेंट पर किसी भी आर्बिट्री टाइम पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक टुवर्ड्स दिस और एक परपेंडिकुलर टू दिस। यहां पे टुवर्ड्स वाला कंपोनेंट जीरो हो गया, ये टुवर्ड्स दिस था, ये परपेंडिकुलर टू दिस था। समझ में आ गया आपको क्या कंसेप्ट है? अब इसमें जो आइडिया लगना है वो ये लगना है जो हमने लास्ट ईयर जब हमने ग्रेविटेशन की थी तब सब बच्चों को बताया था, ठीक है, कि अगर सन यहां पर है and when the planets move around the sun in the elliptical path, then what happens? When the planet moves around the sun, suppose यहाँ से planet तक का distance कुछ भी है r वेक्टर, इसको पोजिशन वेक्टर ही बना देते हैं, सन को ओरिजिन बना देते हैं। तो बेटा जो सन की ग्रेविटी की फोर्स है वो तो इस तरफ लगती है टुवर्ड सन, ऐसे यहाँ पे भी जो फोर्स होगी वो किस तरफ लगेगी, यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रही है, यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रही है। So what is the concept behind that? So force is a radial force. Radial force means directed towards a fixed point or away from the fixed point. अब जैसे इसमें SP के along directed है, PS डायरेक्शन में है ना, फोर्स इस तरफ है towards sun, इसमें away है, उसे क्या फर्क पड़ता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टॉर्क है R क्रॉस F वेक्टर, R वेक्टर कौन सा है, ये वाला, और फोर्स कौन सा है, ये वाला, ये टॉर्क जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स अब टॉर्क क्या होती है, इस प्लेनेट के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स की टॉर्क जीरो आ रही है, ये ग्रेविटी की फोर्स है ना। तो दैट मींस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट रिलेटिव टू द सन इट रिमेन्स कांस्टेंट। जितना एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर है, मैंने आपको बताया था इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, है ना, एफिलियन, और उतना ही एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर होता है। सो व्हेन द प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन, बिकॉज द टॉर्क ऑन द प्लेनेट इज जीरो, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर यही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएं, यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएं, क्योंकि यहाँ पे भी R क्रॉस F, क्योंकि यहाँ पे R वेक्टर तो ये बन गई ये ब्लू वाली लाइन, अब तो इसमें रेड बन दी मैंने, लेकिन ये वाली ये R वेक्टर है, ठीक है, और फोर्स किस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, जीरो, तो टॉर्क कितनी हो गई, जीरो। तो मतलब यहाँ पे जितना एंगुलर मोमेंटम था रिलेटिव टू प्लस क्यू, उतना ही एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर आएगा। यहाँ पे कितना एंगुलर मोमेंटम था, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड था, क्योंकि अगर दो एंगुलर मोमेंटा इनिशियल और फाइनल इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल आएंगे, तभी तो वो एंगुलर मोमेंटम इक्वल है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल टाइम पे, जीरो टाइम पे, है ना, इनिशियली जहां से प्रोजेक्ट किया वहां से एंगुलर मोमेंटम आता है आर क्रॉस पी वेक्टर, ये है ना बेटा, आर क्रॉस, तो मतलब मैग्नीट्यूड लिखें तो आर पी साइन ऑफ जो भी एंगल है इनके बीच में, तो आर तो ये चीज है आर, और ये पी है ना, तो पी तो हम लिख देंगे एम टाइम्स वी, है ना, और आर वेक्टर और पी वेक्टर में कितना एंगल है बेटा, देखना एंगल है 150 डिग्री, तो साइन 150 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री ही होता है ना, तो ये आ जाएगा आर इंटू एम इंटू वी बाई टू, है ना। और यहां पर जब हम आ जाएंगे बेटा यहाँ पर क्लोजेस्ट पॉइंट पे, तो क्लोजेस्ट पॉइंट पर आर क्रॉस एम वी कितना बन गया, आर क्रॉस एम वी बन गया। अब जो डिस्टेंस है वो डी है, क्योंकि ये डिस्टेंस डी है, और आर वेक्टर क्रॉस एम वी कितना बना, क्या है, हेलस्टॉर्म है, ठीक है, डी कितना बना बेटा, डी इंटू, अब मोमेंटम कितना, मास तो उतना ही है, अब वेलोसिटी वीसी है ना, वीसी ले लेंगे, और अब साइन 90 है, क्योंकि इसमें ये तो आपके पास एंगुलर लीनियर मोमेंटम आया और ये दोनों 90 डिग्रीज पर आ गए, है ना, साइन 90, तो यही है साइन 91 हो गया। वीसी आपको कितना दिया हुआ है, वी बाई √3, और एम कैंसिल हो गया, है ना, तो अब इसमें ये वी भी कैंसिल हो गया, तो मतलब आपके पास डी कितना आया, √3/2 इंटू आर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच यू कैन होप टू सी इन एडवांस क्लास ऑल्सो, एडवांस में भी। मेंस नीट में तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और बिल्कुल ही इजी है, ठीक है ना, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो मुझे एक क्वेश्चन और दिया गया है बेटा, वो भी मैं आपको करा देता हूँ, फिर मुझे ये लेक्चर, हाँ पूछना है बेटा किसी को, आप ट्राई करके देख लो हमने किया है ना, ट्राई हो करके देख लो, होगा नहीं, ठीक है ना, ट्राई करके देख लो, होगा नहीं, वेरिएबल्स आ जाएंगे आपके पास, जाएंगे नहीं, तो इसीलिए तो उसी दिन डिस्कस नहीं होता ना, इतने दिनों तक आपको ट्राई करना है, और क्वेश्चन की वैल्यू तभी पता चलती है जब आप उसको ट्राई करोगे, फिर आपको पता चलेगा। अगर आप इसमें ये भूल गए कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से करना है, फिर ये क्वेश्चन रह ही जाएगा,
आंसर ने कुछ गलती की होगी ना बेटा, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था आपका उसमें, ठीक है। और किसी मेथड से होता नहीं, होगा नहीं जब तक हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो एनीवे ये देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और मुझे दिया गया, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। लेट अस सी। ये ना पढ़ाई करना बहुत मेहनत का काम है, लोग ज्यादा रिलैक्स रहते हैं और फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट कहाँ से आएगा, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। पकोड़े खा के थोड़ी काम चल जाएगा कि बारिश हो रही है, ठीक है। आईआईटी में जाना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलो खैर, हमारा को क्या है ना? हम इसलिए नहीं कर पाते थे, हमारे जो डाउट्स आते थे वो क्लैरिफाई नहीं होते थे, तो हम सोचते थे क्या किया जाए। तो फिर अब आप लोगों के तो डाउट सारे टीचर सब सब्जेक्ट के ले ही रहे हैं, तो उसके बाद तो इट इज एक्सपेक्टेड क्या बच्चे कुछ काम करें, ठीक ना बेटा। इसमें क्या दिया हुआ है, फिगर 11 दी हुई है, कर्व रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल आ गया इसमें। ओके, पोटेंशियल तो नहीं आना चाहिए था ना इसमें ज्यादा, पर चलो एक आधा क्वेश्चन आ गया होगा, इतना तो बेसिक कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं। मुझे पता नहीं है बेटा कौन सा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। आपके साथ यहीं पे आर्ग्यू करूंगा जितना भी टाइम है उसमें, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है ये फिगर 11 दी हुई है इसमें, ठीक है। और इसमें आपको दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो ये दो चार्जेस है यहाँ पर, है ना। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है। तो ये Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, Q2 यहाँ पे रखा हुआ है, ये शायद चार्ज है ना, ये ऐसे है, ठीक है। अब सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो इसमें ना एक थिंकिंग लगानी होगी आपको, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको क्या इसमें मेन आइडिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बाकी तो हम बाद में देखते हैं, पहले आप देखो कि अगर ये दो चार्जेस, हमें पता नहीं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अ पॉइंट विच इज वेरी नियर टू x, तो यहाँ पे Q1 की पोटेंशियल आ जाएगी बेटा इतनी, नहीं, Q1 की पोटेंशियल आ जाएगी इतनी, अगर ये डिस्टेंस है x, ये स्मॉल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब x को हम कितना कम कर सकते हैं, x को तो आप जितना मर्जी कम करो, इसको 0.001 कर दो या उससे भी कम कर दो, 0.00001 कर दो। कहने का मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो दो पोटेंशियल्स का सम है, ठीक है। अब अगर ये डिस्टेंस है फाइनाइट डिस्टेंस r, जो भी 1 मीटर 2 मीटर, लेकिन जब हम Q1 के पास आएंगे तो V2 की वैल्यू इसके महत्व में बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब हम इस पॉइंट को कैपिटल Q1 के इतना पास ला सकते हैं कि दैट जो टोटल पोटेंशियल है उसमें V1 का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और V2 इज नेग्लिजिबली स्मॉल। मींस ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये बेसिकली Q2 Q1 की पोटेंशियल है, इसमें Q2 का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबली स्मॉल है। ऐसे ही आप जब Q2 के पास आ जाओगे तो वहां पर Q1 का वो कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि Q1 तो पॉजिटिव है क्योंकि उसकी पोटेंशियल पॉजिटिव है। ये अगर पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस है ना, तो Q1 तो पॉजिटिव आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा आना चाहिए कि नहीं, वो आप देख लो, है ना। क्योंकि पोटेंशियल अगर अब Q2 नेगेटिव आना चाहिए, ये भी क्लियर है क्योंकि इसकी पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर दोनों इक्वल चार्जेस होते तो बिल्कुल बीच में पोटेंशियल जीरो आती, है ना, क्योंकि दोनों पोटेंशियल बैलेंस करती है अगर दोनों इक्वल चार्ज होते मिड पॉइंट पर, r/2 डिस्टेंस पर, है ना। r/2 डिस्टेंस पे जीरो आती, तो इसका मतलब, लेकिन अब यहाँ पे जीरो आ रही है तो इसका मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा, Q1 पॉजिटिव भी आएगा। ए एंड बी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नेट फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज इज जीरो। वो तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगी, आप आर्ग्यू करके देख लेना। सी इज अ पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं, ये तो कुछ कंसेप्ट ही नहीं है इसमें, है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो 1 और 2 तो करेक्ट आएंगे, 1 2 और 4 तो करेक्ट। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मतलब देख लो, अगर आपको लगता है कि ये वाला सही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स तो ये नहीं आएंगे इन जनरल, Q1 Q2 की वैल्यूज के लिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख लो, 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम 2 मीटर डिस्टेंस लेकर देख लो कि जहां पे V जीरो है वहां पे E जीरो हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर ये पोटेंशियल है ना। अब आप ये देख सकते हो कि C इज अ पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और नॉट, है ना। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि C इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv बाई dx होती है ना। तो अब इस पॉइंट के ऊपर dv बाई dx जीरो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, तो C इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो तो सही है, C इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा।
फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप इन्होंने 1, 2 और 4 वाला आंसर करेक्ट दिया हुआ है, सी पार्ट। हाँ, कौन सा आंसर दिया इन्होंने? ये समझ में आपको ये क्यों है? क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ये होता है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज dv बाई dx, ये हमने देखा भी है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा आ गया, तो dv बाई dx मतलब स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गई इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्टेबल आएगा ही नहीं कभी भी। समझ में आपको? तो इसलिए ये यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेबल तो होगा ही नहीं उसमें इक्विलिब्रियम। ये आपको एनसीईआरटी में थ्योरम दी हुई है, आप फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़कर देखना। ए पार्ट दिया हुआ है, तो वो दिया हो सकता है ए पार्ट, है ना। तो लेकिन वही है कि मैंने भी पहले अभी एक पार्ट तक ही सोच रहा था इसमें लिमिट, लेकिन फिर अभी मैं यही जो आर्ग्यू कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का तो पॉइंट आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है सी पॉइंट पर, क्योंकि पोटेंशियल का ग्राफ अगर पीक पे आ गया, है ना। तो कोई बात नहीं बेटा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन यही बनेगी 1, 2 एंड 4, ठीक है। इन जनरल 3 तो करेक्ट हो नहीं सकती, ठीक है ना, यही आर्ग्यूमेंट बनेगा। बाकी आप सोच लेना, ए पार्ट दिया होगा उन्होंने, लेकिन आई थिंक सी पार्ट इज अ बेटर वे टू आंसर दिस क्वेश्चन, इट इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं और डिस्कस कर लूंगा। क्योंकि ये पोटेंशियल का ग्राफ है ना, तो पोटेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। एक बार तो ये तो ए तो पक्का आ ही जाएगा, लेकिन सी वाला मैं बता रहा ना, ये फोर्थ वाला पॉइंट आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा आर्ग्यू कर लेते हैं। देखो, इसमें ऐसे कर सकते हैं हम, ये वाले पॉइंट पर, जैसे ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है, लेट्स से ए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, है ना, ये चीज अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का ग्राफ विद डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल का पीक अगर ऐसा आ रहा है, तो इस तरीके से अगर पोटेंशियल का ग्राफ आ रहा है विद डिस्टेंस, तो क्या दैट मीन, क्योंकि इसके अंदर मुझे तो मालूम है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, आपको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर कंक्लूसिवली आप लोग बता नहीं पाओगे, क्योंकि ये ना dv बाई dl जीरो नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा बेटा, डेल ऑफ v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मतलब अगर कोई जगह पर ये चीज जीरो है, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज जीरो एट दैट पॉइंट। तो ये तो वन डायमेंशन में दिखाया हुआ है इन्होंने, कैसे बताया जाए, ये ऑप्शन दी नहीं होनी चाहिए थी आपको, ठीक है ना। इसको यस और नो दोनों करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए समझ के, ठीक है। तो कैसे बताया जाए? हम्म, ये तो ठीक है, सही है वो तो, वन वन और टू तो पक्का ही सही आ रहे हैं ना। आई वुड लाइक टू सी फोर्थ नॉट एंटर्ड एज अ क्वेश्चन हियर। ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस, एक्चुअली होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये अगर एक पॉइंट है स्पेस में, ठीक है, मान लो ये 3 डायमेंशन स्पेस है, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे खड़े होने के बाद किसी भी डायरेक्शन में जाने से, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने से, किसी भी आर्बिट्री, मतलब ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने से पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल में जीरो चेंज रहेगा। ये जो रिजल्ट है ना, जो हमने किया था कॉस थीटा, है ना, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो that basically means if you are standing at B and if you travel a very small distance 0.0000001 centimeters in any possible direction, and if किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में जाने से यदि चेंज इन पोटेंशियल अगर जीरो आए, मतलब यहां से आप यहां गए तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे जितनी पोटेंशियल थी और यहाँ पे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगी। अब इसमें एक ग्राफ आया ऐसा, है ना, तो दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद x कोऑर्डिनेट, मतलब ये वन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। तो मतलब वन डायरेक्शन के अलोंग, तो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम मान लें अलोंग x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट के लिए,
ठीक है, तो फिर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आएगा। अब वो अनस्टेबल आएगा या नहीं वो आप देख लो, अनस्टेबल ही आएगा। चलो अगर इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट के लिए देखते हैं तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे देखते हो तो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आपने रखा, अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो इस पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऐसे आ जाएगी माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप मतलब काफी सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं। अभी पता है क्या, देखो एक तो इन्होंने ये, एक तो जब भी क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसमें आपको ये बोलना चाहिए, ये पॉइंट ये ऑप्शन ही नहीं वहां पर होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। तो जैसे अगर मान लो आप कहोगे कंक्लूसिवली क्या आंसर है, तो इट कैन गो बोथ वेज, है ना। तो अगर आप इसके अंदर ऐसे करोगे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। इन जनरल तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, ये तो पक्का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थ्योरम दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, मेरे ख्याल से इसमें फोर्थ को इंक्लूड करना ही बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा। इन्होंने दिया नहीं हुआ है, लेकिन फोर्थ इसमें इनको यहाँ पे दे देना चाहिए था, ठीक है। पर आपको सारी चीज समझ नहीं आएंगी, आप सारी इम्प्लीकेशन नहीं समझ पाओगे इस पार्ट की अभी 1 मिनट में, क्योंकि आपने वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। मैंने क्या बताया था? अरे नहीं, पता क्या, आप समझे नहीं हो ऋषभ, वही ना, समझ में आने वाली चीज नहीं है ना अभी आपको। ऐसे नहीं है, वो पोटेंशियल एनर्जी का बताया था मैंने, ठीक है। तो पोटेंशियल का भी वही आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू पोटेंशियल जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग विद द चार्ज, ठीक है। आप समझ नहीं रहे हो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, समझ में आने वाली चीज नहीं है ना आप। ये एक्स एक्सिस है, ये वो पॉइंट है सी वाला, ये सी पॉइंट है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, बट फॉर दिस पॉइंट टू बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप क्यू चार्ज को किसी भी डायरेक्शन में मूव करो, किसी भी डायरेक्शन में स्पेस में, नॉट जस्ट अलोंग एक्स, तब वो इस इक्विलिब्रियम स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ के देखना, और ये प्राइवेट रिप्लाई करोगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, आप सबको रिप्लाई किया करो, ताकि सब लोग आप जो रीजनिंग दे रहे हो वो पढ़ सकें। ये रिप्लाई इन प्राइवेट का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। फिर मैं जो आपको बता रहा हूँ दूसरे तो पढ़ नहीं पाए, फिर मैं बता ही क्यों रहा हूँ, फिर छोड़ ही देंगे डिस्कशन, ठीक है ना। तो जो भी कोई स्टूडेंट्स रिप्लाई करें, फिर अब इसको एंड करेंगे, क्योंकि आपने अपना आंसर है तो सबको भेजो, सबको दिखाओ, इसको टर्न करो, ताकि पता चले क्या डिस्कशन किया आपने। करो तो एक बार, नहीं कर रहे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा 100%, वो इन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ आंसर में। चलो छोड़ो, इसको और डिस्कस नहीं करेंगे। आई थिंक इसमें फोर्थ पार्ट शुड बी देयर इन द आंसर, बट इन्होंने दिया नहीं हुआ है। चलो अभी ये तो बेटा आज का पर्पस तो यही था, और भी आपके डाउट